Okay, from question number 1, since it's written, explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard? So, in this available coastal management techniques, what we know is only this afforestation of these mangroves, then sand dunes, and then making some infrastructure like what we have in this marine drive area, those cement blocks. So apart from this, how will I come up with the ideas to fill these 3 pages in 15 markers? ओके, सो इसमें क्या करेंगे ना कि हम दो हेड्स में डिवाइड कर देंगे कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स को। फर्स्ट होंगी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जो नेचुरल मेजर्स होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, जिन्हें हम नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, हमने सैंड ड्यून्स बना दिए सी शोर के किनारे पे, या फिर हमने आर्टिफिशियली सैंड को डाल दिया जहां पे डिप्लीशन हो रहा था वहां पे। तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में ये होता है कि आपको नेचुरली आपको कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक करनी है कि ऐसे जिससे इरोजन कम हो। तो उसमें फर्स्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल नोरिशमेंट ऑफ बीचेस, सेकेंड इज कोस्टल वेजिटेशन, इसमें प्लांटिंग मैंग्रोव्स एंड पाम ट्रीज, थर्ड इज ड्यून रिकंस्ट्रक्शन। ड्यून्स में क्या होता है, सैंड ड्यून्स आप नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करते हैं वेव के खिलाफ में, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल मेजर होगा जो कि नेचुरल बैरियर्स होते हैं। सेकेंड होगा स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या होगा कि आर्टिफिशियल परमानेंट मेजर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल में क्या होगा, हम सी वॉल्स बनाएंगे तो वो एक एज एन बैरियर एक्ट करेगा वेव के इम्पैक्ट के लिए, उससे इरोजन कम होगा। हम ऑफशोर ब्रेक वाटर्स बनाएंगे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि वेव्स को कोस्ट से पहले ही आने से पहले ही तोड़ देगा। वैसे ही हम ऑफशोर रीफ्स बना सकते हैं, जैसे हमने पार्क वे में आर्टिफिशियल रीफ बनाई है, ठीक है। तो Okay. उससे क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल रीफ से एक तो इकोसिस्टम भी सही होता है, दूसरा क्या है कि जो वेव की एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल मेजर हो जाएंगे। अगर हम इन 2 हेड के नीचे करेंगे तो आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगा, और जो जितने भी मेजर्स हैं, एक नेचुरल मेजर्स हो गए, एक स्ट्रक्चरल मेजर्स हो गए, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी आंसर जैसे इफेक्ट और कॉस्ट तो कोई भी लिख देगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, अब ऐसा आखिरी में 2-3 ना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख देंगे। उसमें जैसे क्या हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है डाटा कलेक्शन के लिए कोस्टल प्रोसेसेस का, तो ये लिख देंगे। देन वे फॉरवर्ड 1-2 लाइन का, एंड इट विल बी डन। Okay, sir. So now coming to the question number 2, it's written, explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of Indian subcontinent. Discuss the 2 recent examples. Because last year these cloudbursts were there, and this year also these floods are there. So there is high probability that this year we'll get the similar type of question. So last year when it came, I wrote the answer. I had 2 recent examples. One was in Himachal, another was from Uttarakhand. But still, explain the mechanism of occurrence of cloudburst. So this is very technical geographical question. So how will you address that technical part? Because everyone knows how the clouds are formed, but this cloudburst, how it is done? How will you write this? जैसे मैं पहले ना बता देता हूँ मैकेनिज्म क्या होता है क्लाउड बर्स्ट का, उसके बाद में अगर मेरे को नहीं पता है तो कैसे आंसर करूंगा वो बताऊंगा, ठीक है। Okay. तो क्लाउड बर्स्ट का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि 2 तरीके से हो सकता है क्लाउड बर्स्ट। एक तरीके से क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी बहुत सारी वार्म एयर हिल के ऊपर चली जाती है तो बहुत जल्दी क्लाउड बन जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी क्लाउड बन गया और एकदम सैचुरेटेड है, वार्म एयर तुरंत चढ़ गई ऊपर हिल्स पे, तो बहुत सारा क्लाउड एक साथ हो गया, वो उसको कैरी नहीं कर पाएगा, तुरंत प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और रैपिड प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब 1 घंटे के अंदर बहुत सारी बारिश। इसी को हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। अभी ये लास्ट ईयर वहां हुआ था, अमरनाथ केव में हुआ था। बट इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, इन्होंने 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 2 तरीके से क्लाउड बस्ट अभी तक हमने नोटिस किया है। एक तो होता है ऑर्गोग्राफिक लिफ्ट से, जो कि माउंटेन्स में होता है, जब एक साथ बहुत सारा वार्म एयर ऊपर चढ़ जाती है, उससे क्लाउड्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है बहुत कम टाइम में। अनदर टाइप से क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा रैपिड टेम्परेचर हाई हो गया है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है बहुत कम टाइम में, उससे क्या होता है कि रैपिड कन्वेक्शन हो जाता है। ये जनरली डेजर्ट्स में होता है या फिर सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है। तो वैसे ही पिछले साल ऐसा हुआ था सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में नॉर्मल से बहुत ऊपर टेम्परेचर चला गया था। उससे क्या हुआ, रैपिड कन्वेक्शन हुआ, और सारा एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, जिससे वहां पे क्लाउड बस्ट हो गया था। तो एग्जाम में मतलब टेक्निकल है ये क्वेश्चन,
तो अगर अभी दिमाग में ये रखना है कि इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो तरीके से क्लाउड बस्ट हो सकता है। क्लाउड बस्ट होने का मतलब ये होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रेन होना। माउंटेन्स पे ऑर्गोग्राफिक लिफ्ट से होता है, जब वार्म एयर बहुत जल्दी ऊपर चढ़ के क्लाउड्स बना के प्रेसिपिटेशन होगा। और जो डेजर्ट्स हैं या सदर्न इंडिया है, वहां पे रैपिड कन्वेक्शन हो जाएगा अगर तो, और तो भी तुरंत बहुत कम टाइम में बहुत सारी बारिश होगी। तो ये दो तरीके से हो सकता है। अभी तो हमने बता दिया मैकेनिज्म इसका क्या होता है। अगर हमें नहीं पता है तो कैसे करना है। अगर हमें नहीं पता है तो जैसे क्लाउड बस्ट है, अब क्लाउड बस्ट है वो एक तरीके की रेन ही है। मगर हमें पता है कि रेन क्या होता है, बादल फटना हिंदी में बोलते हैं उसे। बहुत कम टाइम में बहुत सारी रेन होना। तो हमने सोचा सुना है कि हिमाचल में हुआ है। तो मे बी ऐसा हुआ हो कि बहुत कम टाइम में ऑपरेशन बहुत ज्यादा हुआ हो, या फिर अ, या फिर मतलब हेलो। Yes. या सो अगर हमें नहीं पता है, मतलब ये टेक्निकल मैकेनिज्म अगर हमें नहीं पता है, तो हम गैस वर्क कर सकते हैं कि अगर माउंटेन्स में हो रहा है तो माउंटेन्स में जनरली जो रेनफॉल होती है वो ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो उस मैकेनिज्म से होता हो। ठीक है, तो उसको गैस वर्क से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और कोशिश ये करो कि उसमें एग्जांपल, जैसे दो पूछे थे, दो एग्जांपल दे दिए तो हो जाएगा। देन डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे इसमें तुम्हारे पास में स्कोप है डायग्राम बनाने का, मैंने मॉडल आंसर में भी इसलिए डायग्राम बनाया है। तो इसमें ऐसी जगह पर डायग्राम बनाओ, इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा स्पेस भी ज्यादा फिल होगा। डायग्राम बनाओगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, और इसमें तुम्हें कम भी आता है तो इससे ओवरऑल आंसर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ओके, Yes. एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस क्वेश्चन? No, that's it only because it's 10 marker only. ओके ओके फाइन। Okay, so going to the question number 3, it's what are the major challenges of PDS in India and how it can be made effective and transparent? So what I will write, I will write very general answer that what is PDS, and I will write about this National Food Security Act 2013, and I will write about this bottlenecks, about this Aadhaar linkage, and also those technologies, and there is the corruption and the bribe which is going on this fair price shop, and how can you make effective. I will write, make it more digitalized, make it more responsive to the governance, make more awareness. But these are very general answer. How will I make this a technical answer? ओके सी, इसमें ना क्वेश्चन में पहला पार्ट ये है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ कैन इट बी इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। अभी सबको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, मगर अगर इसका इवोल्यूशन नहीं पता है ना, तो बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मैंने इस मॉडल आंसर में इवोल्यूशन का भी एक डायग्राम बनाया है, तो मैं अभी वो बताता हूँ कैसे हुआ है। 1960s में जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, उस टाइम पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, और वहां से स्टार्ट होता है हमारा पीडीएस सिस्टम का। मतलब उस टाइम पे यूनिफॉर्म था कि सभी को मिलता था, ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों को मिलता था, बीपीएल को मिलता था, जितने भी लोग थे सबको ग्रेन मिलता था। 1992 में क्या हम रिवैम्प पीडीएस सिस्टम ले गया है। इसमें ये बोला गया जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं, विलेज हिल्स हैं, वहां पे भी कवर अप करेंगे। फिर 1997 में हम लेके आए टारगेटेड पीडीएस। इसमें यहाँ पे पहली बार हमने डिवीजन किया बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन में। इसमें क्या हुआ, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको, उनके लिए अलग रेट है, अब पॉवर्टी लाइन है उनके लिए अलग रेट है। देन 2000 में हम लोग लेके आए अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें 5 kg हम देते हैं। 2030 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, उसमें फूड एज ए जस्टिसेबल राइट हो गया। एंड 2019 में जब हम लेके आते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आईएमपीडीएस। इसमें क्या होता है कि वन रेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम बनाया हमने। एंड रिसेंटली 2023 में, इस ईयर मार्च में हम लेके आए स्मार्ट पीडीएस। इसमें क्या होगा, एआई की मदद से, डाटा एनालिटिक्स की मदद से हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पे कितना ग्रेन का यूज हो रहा है, किस किस जगह पे कितना ग्रेन की जरूरत है। उसके बेसिस पे हम लोग बफर स्टॉक करेंगे एफसीआई में, क्योंकि एफसीआई में बहुत सारा जो बफर स्टॉक है वेस्ट हो जाता है। तो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, डाटा एनालिटिक्स करेंगे, उससे क्या होगा कि जहाँ पे जरूरत है वहां पे ग्रेन पहुंचा जाएगा और हमारा वेस्ट ना हो। तो ये तो हो गया इवोल्यूशन। अगर तुम्हें ये इवोल्यूशन एकदम क्लियर है ना, तो तुम आंसर को बहुत बेहतरीन लिख सकते हो। मगर अगर ये इवोल्यूशन पीडीएस सिस्टम की क्लियर नहीं है, तो फिर आंसर उतना बढ़िया नहीं आएगा। अभी हम लोग आंसर पे आते हैं। आंसर का पहला पार्ट है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस सिस्टम इन इंडिया। तो ठीक है, वो तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। पहला हो गया बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत है। तो एक डाटा कहता है कि 60% लोगों का एक्सक्लूजन हो जाता है, फिर 25% इंक्लूजन हो जाता है, मतलब जिनको नहीं चाहिए 25% उनको मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स है। ठीक है, 36% ऑफ लीकेज है पीडीएस राइस एंड व्हीट में। ठीक,
ये डाटा है मतलब। देन प्रोक्योरमेंट इश्यूज है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। इससे क्या होता है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट आपने पूरा कर लिया, इससे क्या ओपन मार्केट है वहां पे शॉर्टेज हो जाती है और उससे प्राइस की दिक्कत आती है। उसके बाद में इशू है स्टोरेज लिमिटेशन। अब एफसीआई स्टोर करता है और एफसीआई कुछ वेयर हाउसेस को भी देता है प्राइवेट, मगर एफसीआई में काफी अब तो चेंजेस आए हैं, सिलोज बनाए गए, मगर पहले से वहां पे जो कट्टे होते उसमें रखा होता था, उसमें पानी में गेहूं सड़ जाता था। मतलब एक बात तो ऐसा हुआ था एक ईयर में कि बफर स्टॉक का डबल तो बेकार ही हो गया था, मतलब लोगों को नहीं मिला बट उससे ज्यादा बेकार हो गया था, तो ये बड़ा नुकसान होता है वहां पे। एक और इसकी वजह से पीडीएस सिस्टम की इनडायरेक्ट है ये, कि इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही है पीडीएस सिस्टम की वजह से, क्योंकि सब लोग क्या उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। देन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो वहीं पंजाब हरियाणा में, क्योंकि राइस वीट उगा रहे हैं, पानी पानी बहा रहे हैं, पूरा सैलाइन हो गया है वहां पे, लैंड जितना भी है। तो ये सब तो इश्यूज हो गए। अभी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इन सब चैलेंजेस के लिए, तो वो एक टाइमलाइन मैंने तुम्हें बताई थी, वो टाइमलाइन है। अभी इस साल के लिए दो इंपॉर्टेंट है। एक ये है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें इंप्लीमेंटेशन होगा वन नेशन वन राशन कार्ड का। मैक्सिमम स्टेट्स ने अब ये अलाउ कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, नेशनल लेवल पे डाटा की रिपोजिटरी होती है, और सारे स्टेट्स के जितने माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनको, जितने भी रजिस्टर्ड पीडीएस होते हैं, उन सबका डाटा वहां पे होता है। वहां पे राशन कार्ड मैनेजमेंट होगा, फूड ग्रेन की सप्लाई चेन होगी। एंड अभी 2019 से अभी तक ओवर 100 करोड़ की पोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, मतलब कोई दूसरे स्टेट का किसी और स्टेट पे आकर राशन दे रहा है, ऐसा हो चुका है। देन इस ईयर आया है स्मार्ट पीडीएस, इसे कहते हैं स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्रेन के लीकेज को कम करना है, जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाना है डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर हमें फूड सब्सिडीज को करना है कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज उन तक पहुंचे। तो उसका फीचर क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, डाटा एनालिटिक्स का यूज होगा, कन्वर्जेंस होगा एआई का विद इंटीग्रेशन विद मल्टीपल एजेंसीज, कई सारी प्राइवेट एजेंसीज को साथ में लाके हम अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस बनाएंगे, जिससे हमारा जो ग्रेन है उसका वेस्टेज ना हो, जहाँ पे बेनिफिशियरी को चाहिए वहीं पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मार्ट पीडीएस हो गया, ये इसी साल आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अभी इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है पीडीएस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसमें दो कमेटी आई हैं, एक है शांता कुमार कमेटी, एक है वाधवा कमेटी। इसमें दो दो पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ऐसे बस डायरेक्ट यूज कर सकते हो। शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन ये है, वाधवा कमेटी की रिकमेंडेशन है, बस ऐसे करके। उसमें कहते हैं कि कैश ट्रांसफर लेके आओ पीडीएस सिस्टम में। देन जो एफसीआई जो अपना अपना आउटसोर्स करे फूड ग्रेन की स्टॉकिंग का, मतलब सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को दे, प्राइवेट वेयर हाउस को दे। ठीक है, देन फिर कंप्लीट एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन फूड मैनेजमेंट का इंडिया में। उससे क्या होगा कि जो लोग बेनिफिशियरी जिनको नहीं मिलता ना, वो लोग भी हो जाएंगे, और जो फेक बेनिफिशियरी उनको नहीं मिलेगा। देन भाजपा कमेटी ने भी ऐसे ही दिया था कि कंप्यूटराइज करो पीडीएस ऑपरेशंस को, और एक मिनिमम रेट दो कि इस मिनिमम रेट से कम में तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। Okay. अच्छा, अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डाटा एनालिटिक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम स्मार्ट उसमें कर रहे हैं, स्मार्ट पीडीएस में। ओके, एंड हमें सिलोस का यूज करना है, जो कट्टे हैं उनका यूज नहीं करना, उससे हम लोग बेटर, हम लोग को जितना भी हमारा बफर स्टॉक होता है उसे कर सकते हैं। और इस चीज में सबसे बढ़िया मॉडल है उड़ीसा का पीडीएस सिस्टम का मॉडल बहुत बढ़िया है। उन्होंने वहां पे कवरेज को बढ़ाया है, अपने प्राइसेस को लोअर किया है, कम्युनिटी मैनेज आउटलेट्स हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है कि ग्राम पंचायत को आउटलेट्स दे दिए हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। ऐसा नहीं है कि कोई लाइसेंस करके दुकान चला रहा है, मतलब ग्राम पंचायत चला रही है, उससे वहां पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही कंप्यूटराइजेशन कराया, जीपीएस मॉनिटरिंग करिए, तो उड़ीसा का मॉडल इसमें बहुत सही है। तो ये सब पॉइंट्स, मतलब इसका 50% भी पॉइंट लिख दोगे ना इस उसमें, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ 50% ही लिख पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम मिलता नहीं GS3 में। हाँ। और अब नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये आ गया था कि हम लोग वो बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज पढ़ते हैं, बट यहाँ पे है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो पहला वही लगा कि क्या ये दोनों वर्ड सिमिलर है उससे, और अगर सिमिलर नहीं है तो फिर पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले ये डर है, तो फिर मैंने लिखा तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ ही क्योंकि वही आता था। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरह से आ जाए तो फिर उसको किस तरह से लिखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद कैसे, क्योंकि इसमें ये फूड प्रोसेसिंग वाले में अपने पास कंटेंट होता है अच्छा, डाटा फैक्ट सब होते हैं, पर यही वो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आ गया, इसको कैसे टैकल करेंगे? ओके,
तो क्वेश्चन की डिमांड देखोगे ना, वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, मार्केट जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में प्रोसेस है उसकी मार्केटिंग में क्या बॉटलनेक्स है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है। अब तो मतलब हमने पढ़ा है बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज, जब वही पढ़ा है तो उसी को लेके चलेंगे, किसी कुछ और हमारे पास आइडिया है नहीं, तो हमने उसी को लेके चले। बैकवर्ड लिंकेज क्या है? बैकवर्ड लिंकेज क्या है? रॉ मटेरियल आ रहा है, फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। वही वही अपस्ट्रीम है। अब वो अपस्ट्रीम है तो उसको उसकी मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आ रही है, ये सोच के आंसर करना है। वैसे ही फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? फूड प्रोसेस्ड हो गया, उसके बाद में उसको उसको प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी है, उसका लॉजिस्टिक कैसे होनी है, ये फॉरवर्ड लिंकेज में आता है। अब यही इसी फील्ड में जो मार्केटिंग होगी उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग बोलेंगे। अब इसमें क्या लेकुनाज आ रहे हैं वो देख लिख लिए। अब ये दोनों लेकुनाज लिख लिए। अब इस 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी तो कम ही रहेगा, मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा कि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉटलनेक्स लिखेंगे, 3-4 पॉइंट 3-4 पॉइंट, वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। देन हम लिखेंगे फिर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है मार्केटिंग के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तुम डिवाइड भी कर सकते हो कि मतलब अप स्ट्रीम में ये है, डाउन स्ट्रीम में ये है, मैंने यहाँ पे कंसाइज कर दिया था, मतलब दोनों को मिला के लिख कर दिया था। उसके बाद में दलवाई पैनल है, उसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस है, 2-3 लिख देना। मतलब कभी भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है, दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन लिख देना, उसमें हो जाएगा। और पर ये एक मतलब और एक चीज है, ये होलिस्टिक। दलवाई पैनल और ये सब जो चीज है वो सब लिखते हैं, तो कैसे अपने आंसर को थोड़ा स्टैंड आउट कराएं कि जो इवेलुएटर है वो थोड़ा ज्यादा नंबर दे। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। जैसे मैं अभी कई सारी कॉपी चेक कर रहा था, तो मेरे को कुछ कॉपी काफी अच्छी लगी, कुछ कॉपी मेरे को लगी कि इसने लिखा तो ऐसे सही मगर मेरे को रीडेबल नहीं है। तो कोशिश करो कि जो भी चीज लिखो ना, सेंटेंस को छोटा लिखो, बट सामने दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना कि मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा, सामने दिखना चाहिए। जो भी कंटेंट लिख रहे हो आपको सामने दिखना चाहिए। अगर दलवाई पैनल भी लिख रहे हो ना, कहीं इधर उधर नहीं। दलवाई पैनल लिखा ना, उसके चारों ओर मार्किंग कर दी या फिर नीचे बहुत बड़ी लाइन खींच दी, उनको दिखाना है, उनको बताना है कि हमने इस चीज को इंपॉर्टेंट दी है, तो वो देखेंगे। और सब लोग यार नहीं लिखते, मैं बताऊं क्या था, कमिटी कमिटी की तुम ना एक लिस्ट वैसे बना लो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जितनी भी कमिटीज आई हैं, ज्यादा नहीं है, 15-20 होंगी, उनका ओके। यूज करना। क्योंकि सब नहीं करते हैं यूज, सब का क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि जनरल आंसर, बट जनरली लिखते हैं लोग, एवरेज 95% लोग जनरली आंसर लिखते हैं। बट तुम जब एक्ट्स का यूज करोगे, स्कीम्स का यूज करोगे, ये कमिटी की रिपोर्ट्स का यूज करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें मिलेगा कुछ, एक एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स मिलेगा। और एट द एंड इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन ओनली, तुम्हें दिखना चाहिए, मतलब आंसर ऊपर से नजर आना चाहिए, मेरे को खोजना ना पड़े आंसर, अच्छा, वो तो भी है। अगर ये ऐसा करे तो सबसे बड़ा चीज वही लगता है कि आप अंडरलाइन करते जाओ। पर जब हम अंडरलाइन हाँ, करते हैं तो दो प्रॉब्लम आती है, या तो हम बहुत ज्यादा अंडरलाइन करते हैं या तो बहुत कम कर देते हैं। तो वो बैलेंस कैसे पता चले कि क्या अंडरलाइन करना, यार और कोई और भी देखो, तरीका है? उसका देखो एक तरीका ये है, जब भी क्वेश्चन करो ना, तो क्वेश्चन में जो कीवर्ड होता है ना उसको गोला कर दो, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, जैसे इसमें कीवर्ड है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये इसमें कीवर्ड्स हैं, इसको पहले ही गोला कर दो, तुम्हारा सारा आंसर इसके अराउंड है। ठीक है, अब तुमने लिखना स्टार्ट किया, तुमने पहले लिखा अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, ये कीवर्ड है, इसके नीचे लाइन मारी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, इसके नीचे लाइन मारी। अब तुम इसमें स्पेशल क्या लिख रहे हो? जनरल तो सभी आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, बॉटल नेक्स है, बॉटल नेक्स में फ्रेगमेंटिंग मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन है, इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें इसमें तो लिख रहे हो, तो बस जो इसका जो फ्रेगमेंटेड मार्केट है उसका जो एक्सप्लेनेशन, वो लाइन लाइन नहीं करना, बस वो लाइन कर दिया, या फिर उसको छोड़ भी सकते हो। मगर जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, ई नाम है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एफपीओ, इन पे लाइन करो, क्योंकि ये तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें पता है या तुमने यूज करा है इसको। ओके। इसको अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, स्कीम लिख रहा है उसे अंडरलाइन करो, और जो किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके उसका उस कमेटी का जो नाम है उसको उसको अंडरलाइन करो। इसको मतलब 4-5 चीजों को अंडरलाइन करना है। अच्छा, मैंने एक और चीज और कभी देखा भी ऐसे टॉपर के कॉपी में है अभी के, उसने क्या किया था, कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया, कुछ वर्ड को बॉक्स में डाला, और कुछ वर्ड को कैपिटल में लिख के करा करा। तो ये एक स्ट्रेटजी कैसा है? ये अच्छा स्ट्रेटजी है, मगर इसको तुम्हें रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे अब वहां पे 6 मिनट का टाइम होता है, तुम दिमाग में सोचो कि मैं इस बार अलग डिजाइन बनाऊंगा, इस बार अलग डिजाइन बनाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। जब से अभी से आंसर लिख रहे हो ना, इस चीज को यूज करते रहो। ओके। अभी से आंसर लिख रहे हो तो अभी से यूज करते रहो, एकदम से जाके एग्जाम में नहीं होगा ये, एग्जाम में हो भी नहीं पाएगा, टाइम ही नहीं होता। तो अभी से अगर कर रहे हो उस चीज की प्रैक्टिस,
कि कहीं पे लाइन खींच दिया, कहीं पे स्टार बना दिया, कहीं पे इस बॉक्स बना दिया, वो अभी से कर सकते हो उस चीज की प्रैक्टिस। और उस चीज की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि आंसर ऊपर से दिखना चाहिए एग्जामिनर को। आंसर एग्जामिनर को आंसर खोजना ना पड़े कि वो उसे खोजना पड़ रहा है, क्योंकि इतना पेन कोई भी नहीं लेगा। मैं भी अगर चेक कर रहा हूँ कॉपी, मैं इतना पेन नहीं लूंगा कि मेरे को दिख ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा यार ये बेकार पॉइंट है, अगले पॉइंट पे आओ। ठीक है, तो एक तो लेजिबिलिटी होनी चाहिए अच्छी, दूसरा आंसर ऊपर से दिखना चाहिए कि यह लिखा है। Okay. Okay, so let's proceed. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, let me navigate. So, next question is elaborate the scope and significance of the food processing industries in India. अब ये देखो सर, ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ एग्जाम में भी, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें जो है वो मैं सिमिलर लेके आया था, क्योंकि ये भी फूड प्रोसेसिंग पे है, वो भी फूड प्रोसेसिंग पे है। तो ये जो सिमिलर चीजें लिख के आना है टाइम के स्ट्रेस के कारण, उसको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं एग्जाम में? यार देखो ऐसा होता है ना, जैसे भाई सेम एग्जांपल्स एक ही कॉपी में दो बार यूज नहीं करने। जैसे एथिक्स में भी अगर तुम आंसर लिखोगे ना, ओके। तो किसी किसी पर्सन को कोट कर रहे हो, तो उस पर्सन को दोबारा कोट मत करना। अगर उस पर्सन को दोबारा कोट कर रहे हो तो उसको उसके किसी और काम के लिए करना। ओके। अब उससे क्या शोकेस होता है ना, जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ये शोकेस हो रहा है इसे दो तीन लोगों का ही पता है, इसे पता ही नहीं, उसी चीज को यूज कर रहा है बार बार। ऐसा ओके। नहीं। तो कभी भी सेम चीज को दो दो तीन बार यूज नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब क्वेश्चन एकदम सेम सेम से ही कर दिया है, तो फिर तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, फिर तो लिखना ही है। मगर कोशिश करो कि चीजें सेम रिपीट ना हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, वो मार्केटिंग के ऊपर था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। हाँ, फूड प्रोसेसिंग थोड़ा सा आ जाएगा, स्कीम्स वगैरह में आ जाएगा, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका एकदम अलग होगा। इसका अलग होगा। इसमें पूछा है, इसमें कीवर्ड क्या है? इलेबोरेट द स्कोप। स्कोप है कीवर्ड, और सिग्निफिकेंस है कीवर्ड, और फूड प्रोसेसिंग है। मतलब स्कोप क्या है? पहली बात, स्कोप अलग चीज होती है। स्कोप मतलब क्या है कि हमारे पास में क्या पॉजिटिव है, ऐसा मतलब हम इससे क्या पोटेंशियल है हमारा फूड प्रोसेसिंग का, वो लिखना है इसमें। सिग्निफिकेंस क्या है कि हम उससे क्या कर सकते हैं। एक है कि हमारा कितना पोटेंशियल है, एक हम कितना पोटेंशियल रीच कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। स्कोप में हम बताएंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट वेजिटेबल के, मार्केट साइज हमारा इतना बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा इतना हो सकता है क्योंकि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। ये हमारा स्कोप हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसका क्या पोटेंशियल रीच कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल रीच कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी का पोटेंशियल रीच कर सकते हैं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। दो दो चेन हो गई। अब इसमें एड ऑन करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम तो पहले में भी यूज हुई थी, वो भी यूज, क्योंकि सेम है थोड़ा सा, तो यूज स्कीम यूज हो सकती है वो। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, मेगा फूड पार्क। अब इसमें देखो पूछा नहीं था कि चैलेंजेस क्या हैं, इसमें बस ये पूछा था एलोबरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मगर जब भी ये आए, 10 नंबर का आए, 15 नंबर का आए, चैलेंजेस लिखने लिखने हैं। चैलेंजेस लिखोगे तभी वे फॉरवर्ड लिखोगे। ठीक है। चैलेंजेस चाहे दो एक दो हों, जैसे इसमें मैंने सिर्फ दो चैलेंजेस लिखे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं, कोल्ड स्टोरेज की इनेडुएट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है। अपेडा है, बट अपेडा कितने कम चीजों को मॉनिटर कर रहा है। मतलब हम नॉर्थ ईस्ट में है, मगर बाकी उतनी जगह पे नहीं है, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसमें बे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हाँ, इसमें फूड प्रोसेस मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी, बट अपने दिमाग से भी अगर। हेलो। Yes, your voice got stuck. But after way forward, how to write this? हाँ, वे फॉरवर्ड के बाद में क्या करना है कि अब हम लोग, जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं कहीं पे, जैसे हम लोग भी यहाँ वॉइस आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है, but still it is breaking in between. हाँ हाँ, ड्यू टू सम डिस्टरबेंस। तो क्या है कि अब हम जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें पता है ओडीओपी में क्या। तो उस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं ना लॉजिकली। जैसे स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है फूड प्रोसेसिंग में, लोगों को जूस का स्क्वैश बनाने की ट्रेनिंग नहीं है, फूड टेक्नीशियन की ट्रेनिंग नहीं है, दिक्कत है। मार्केट लिंकेज नहीं है, ग्राम हार्ट से डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए मार्केट लिंकेज नहीं है, और यहाँ से बाहर भेजने के लिए मार्केट लिंकेज नहीं है। ठीक Yes. है, तो ये दिक्कत है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिक्कत है।
Yes. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है क्योंकि जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो लोग जो उन लोगों को नॉलेज नहीं है उतनी प्रिजर्वेटिव्स को कैसे यूज करना है, तो वो भी दिक्कत है। उन्हें उन्हें जाके उनकी स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज में। तो ये लॉजिकली हम लोग अपने दिमाग से भी कर सकते हैं उसे। और ये मतलब ये सारी चीजें अगर तुम चैनल आउट कर दोगे, वे फॉरवर्ड कर दिया, चैलेंजेस कर दिया, स्कोप को समझ के कि स्कोप क्या हो सकता है, वो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो फिर हो जाएगा पूरा आंसर ये। बाकी कुछ फैक्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, स्कोप है, तो स्कोप में कुछ फैक्ट्स मतलब करके जाना, कुछ कुछ फैक्ट्स टॉपिक वाइज कोई एक लिस्ट बनाना, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ कुछ फैक्ट्स। और उसको ना ऐसे याद नहीं होंगे कि तुम आखिरी में याद करोगे उसको, आंसर राइटिंग में यूज करना स्टार्ट करो, आंसर राइटिंग में यूज करना स्टार्ट करोगे उन फैक्ट्स को, तो वो तुम्हारे टूल्स बन जाएंगे। Okay. Okay, sir. ओके, सो Okay. आई थिंक द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, लेट्स Yeah. वाइंड अप द सेशन। Okay. Thank you. थैंक यू सो मच मनीष।